हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में, जो इस प्रकार थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो, लोथल, चौदड़ो, कालीबंगा, बनमाली राखीगढ़ी, रोपड़, सुतकोटदा। दोस्तों, मैंने कल आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था कि यहाँ पर सबों के ढेर मिले थे तथा तांबे के ढेर मिले थे। आइए दोस्तों जानते हैं आगे लोथल के बारे में। दोस्तों, लोथल आपको पता है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं इसकी खोज की, तो इसकी खोज जो की थी वो करी थी रंगनाथ राव द्वारा। रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। भोगवा नदी बेसिकली ये पड़ता कहाँ है? लोथल आपका ये पड़ता है गुजरात। देखिए, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए? गुजरात। यहाँ पर आपके 300 से अधिक स्थल आपके प्राप्त हुए थे। दोस्तों, जानते हैं लोथल के बारे में। लोथल को दोस्तों गोदीबाड़ा के नाम से जाना जाता था। आप कहेंगे ये गोदीबाड़ा क्या होता है? दोस्तों देखिए, उस समय वहां पर बहुत सारे बंदरगाह थे। बंदरगाह होने के कारण इसको गोदीबाड़ा के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, बंदरगाह होने के कारण इसको गोदीबाड़ा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इसको पत्तन नगर भी कहा जाता था। पत्तन नगर भी कहा जाता था। दोस्तों, यहां पर आपके अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे और यहां पर आपके चावल के साक्ष्य मिले थे। चावल के साक्ष्य मिले थे। यहां पर घोड़े की अस्थि के साक्ष्य मिले थे। घोड़े की अस्थि के साक्ष्य मिले थे। यहां पर आपको समाधि के साक्ष्य मिले थे। समाधि के साक्ष्य मिले थे। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता में दफन करने की प्रक्रिया थी, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रक्रिया थी, साथ ही साथ लोथल में आपके समाधि स्थल प्राप्त हुए। दोस्तों, जानते हैं अग्निकुंड। अग्निकुंड के साक्ष्य आपके दो स्थानों से प्राप्त हुए थे। एक था आपका कालीबंगा, ठीक है दोस्तों, दूसरा था आपका लोथल। दो स्थानों से आपके अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बात करते हैं चावल की, तो इसके साक्ष्य एक तो रंगपुर में प्राप्त हुए थे, रोपड़ में प्राप्त हुए थे। दूसरे इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे लोथल में। दोस्तों, घोड़े के अस्थि की बात करते हैं तो इसके साक्ष्य 3 स्थानों पर प्राप्त हुए थे। पहला था सुतकोटदा। सुतकोटदा, यहां पर इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लोथल में भी घोड़े के अस्थि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तथा बात की जाए कालीबंगा की, तो कालीबंगा में भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, देखिए बात करते हैं दोस्तों लोथल के बारे में, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक लोथल ही चल रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में बाद में बताते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, लोथल को व्यापारिक नगर कहा जाता था। व्यापारिक नगर कहा जाता था। इसको व्यापारिक नगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बंदरगाह मिले थे, जिससे व्यापार करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी थी, इसीलिए इसको व्यापारिक नगर कहा जाता था। यहाँ पर घरों के जो दरवाजे थे, घरों के दरवाजे ये आपके सड़क की तरफ खुलते थे। सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है दोस्तों, ताकि वस्तुओं के आयात निर्यात में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यह सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आगे का टॉपिक है हमारा चौदड़ो। ठीक दोस्तों, जानते हैं चौदड़ो के बारे में। चौदड़ो दोस्तों, ये आपका सिंध नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में ये स्थल आपका पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में पड़ता है। नवाबशाह जिले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसकी खोज करी थी एमजी मजूमदार द्वारा। एमजी मजूमदार द्वारा इसकी खोज की गई
थी। दोस्तों यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर टोटल महिलाओं के मेकअप से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। महिलाओं के मेकअप से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर टोटल महिलाओं के मेकअप से संबंधित आपको साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों जैसे कि यहां पर काजल के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, पाउडर के साक्ष्य मिले हैं, कंघी के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये कुछ साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए थे चौधड़ों से। दोस्तों बात करते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम दुर्ग रहित शहर कौन सा था। दोस्तों जिसके चारों तरफ बाउंड्री ना पाई जाती है वो शहर कौन सा था। दोस्तों वह शहर था आपका चौधड़ो। दोस्तों मैं लिख देता हूं यहां पर दुर्ग रहित शहर, दुर्ग रहित शहर। दोस्तों वह शहर हो जाएगा आपका चौधड़ो। ये दुर्ग रहित शहर था आपका, यहां पर कोई भी दुर्ग नहीं पाया जाता था, मतलब शहर के चारों ओर कोई भी बाउंड्री नहीं पाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों हम कालीबंगा के बारे में। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं कालीबंगा के बारे में। दोस्तों जैसे कि इसके अर्थ से स्पष्ट है, काली का मतलब काली, बंगा का मतलब चूड़ी। ये काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ये किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में ये स्थल कहां पड़ता है। दोस्तों वर्तमान में ये स्थल राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसकी खोज किसने की। दोस्तों इसकी खोज की थी ए.के. थापड़, बी.वी. लाल। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था, इनकी खोज की गई थी कालीबंगा की। ठीक है दोस्तों, कुछ साक्ष्य यहां पर देखने को मिले हैं, आइए जान लेते हैं उन साक्ष्यों के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहां पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहां पर आपको देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं और किन चीज़ों के साक्ष्य यहां पर मिले थे। तो दोस्तों यहां पर जो आपके साक्ष्य मिले थे वो आपको मिले थे कि अस्थि के साक्ष्य, घोड़े की अस्थि के यहां पर क्या मिले थे, आपको साक्ष्य मिले थे। कर्मकांड के साक्ष्य आपको मिले थे, कर्मकांड के साक्ष्य आपको मिले थे, पूजा पाठ के साक्ष्य आपको मिले थे, अग्नि कुंड के साक्ष्य आपको मिले थे यहां पर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारी चीजों के साक्ष्य आपको यहां पर देखने को मिले थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम बनमाली की, कि बनमाली में किन किन चीजों के साक्ष्य देखने को मिले हैं, बनमाली की व्यवस्था कैसी थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बनमाली। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बनमाली राखीगढ़ी। देखिए दोस्तों, दोनों हैं तो वैसे अलग अलग, लेकिन दोनों एक ही जगह अर्थात हरियाणा में पाए जाते हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ लिख दिया है मैंने। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राखीगढ़ी की। दोस्तों राखीगढ़ी की जो खोज करी थी वो करी थी अमरेंद्रनाथ, अमरेंद्रनाथ द्वारा राखीगढ़ी की खोज की गई है। बनमाली की खोज की है आर.एस. विष्ट द्वारा, आर.एस. विष्ट द्वारा आपकी बनमाली की खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, यहां पर प्राप्त साक्ष्यों की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, बनमाली में जो आपके साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो साक्ष्य थे आपके, यहां पर आपको मिट्टी की देवी मां की मूर्ति प्राप्त हुई है, मिट्टी की देवी मां की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, देवी मां की मूर्ति यहां पर प्राप्त हुई है। दूसरी चीज यहां पर किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, तो दोस्तों यहां पर मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के हल्के साक्ष्य, हल्के साक्ष्य मिले हैं। देखिए दोस्तों, मिट्टी के बने हुए उस समय बर्तनों को या मिट्टी की बनी हुई चीज़ों को उस समय जो कहा जाता था वो आपका कहा जाता था टेढ़ा कोटा,
ठीक है दोस्तों, मिट्टी के बने हुए बर्तनों को पकने के बाद टेढ़ा कोटा कहा जाता था, तथा वैसे अगर कच्चे जो बर्तन हुआ करते थे उनको मृत भांड कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल बात करें, मिट्टी का जो हल मिला था वो कैसा होगा? आप बोलेंगे पका हुआ तो होगा नहीं, तो वो उस साक्ष्य को हम मृत भांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मृत भांड। यही जब कोई बर्तन मिट्टी का पका लिया जाता है, मिट्टी का बर्तन पकने के बाद, लिख देता हूं मैं, मिट्टी का बर्तन आग में पकने के बाद क्या कहलाता है? आप बोलेंगे टेढ़ा कोटा कहलाता है। टेढ़ा कोटा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बात कर ले रहे हैं राखी गढ़ी की। दोस्तों जैसे कि आपको नाम से ही क्या आता है, बनमाली। बनमाली का मतलब आपको नाम से लग रहा होगा कि यहाँ पर सारी बनावटी वाली चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब थी। दोस्तों यहाँ की जो सड़कें थीं वो काफ़ी टेढ़ी टाढ़ी टूटी टाटी सड़कें थीं। नालियाँ यहाँ की बहुत ही ज़्यादा बेकार नालियाँ थी। जल निकासी की व्यवस्था ठीक से नहीं थी। तीसरी, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। ठीक है दोस्तों, चौथी चीज़ बात करते हैं, यहाँ पर मतलब वर्षा के जलों को घर में एकत्र कर लिया जाता था, या घर के जो वेस्ट जल होता था उसको एकत्र कर लिया जाता था, ठीक है, गड्ढे में। उसके बाद उसका यूज़ किया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। अर्थात इन तथ्यों के आधार पर वहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी जिससे उस जलों का पुनः प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है दोस्तों, अर्थात बनमाली का नाम के हिसाब से वहाँ की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा चौपट थी। अगर साथ ही साथ बात करें कि सड़कों की प्रॉपर व्यवस्था कहाँ पर देखने को मिली है, आप बोलेंगे हड़प्पा की सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। साथ ही साथ बोले कि वह स्थल कौन सा था जहाँ पर सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, आपका आंसर हो जाएगा जी बनमाली। ठीक है दोस्तों, पूछेगा कि वह कौन सा स्थल था जहाँ पर नालियाँ ग्रिड पद्धति में एक दूसरे को काटती थी, आपका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। वहीं सेकंड आपसे क्वेश्चन करेगा कि वह कौन सा स्थल था जहां की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बनमाली। ठीक है दोस्तों, आगे का टॉपिक है दोस्तों हमारा रोपड़। दोस्तों आइए जानते हैं रोपड़ के बारे में। रोपड़ दोस्तों ये आपका पंजाब में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों सतलुज नदी के किनारे स्थित है। बात करें इसकी खोज की, तो दोस्तों इसकी जो खोज की है वो दोस्तों की है यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई है। दोस्तों यहाँ पर किस चीज़ के अवशेष मिले थे, तो बात करते हैं हम अवशेष की। तो दोस्तों यहाँ पर आपके मानव के साथ कुत्ते के अवशेषों के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते के अवशेषों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर मानव के साथ कुत्तों के अवशेषों के साक्ष्य भी देखने को मिले थे। अर्थात यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि मानव के साथ कुत्ते को भी जलाने की प्रक्रिया थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारा सुटकोटदा। सुटकोटदा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ये स्थान कहाँ पड़ता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था ये स्थान आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किन चीज़ों के साक्ष्य मिले थे? दोस्तों यहाँ पर आपको जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे घोड़े की अस्थि के साक्ष्य मिले थे। घोड़े की अस्थि इसके साक्ष्य मिले हुए थे। सेकंड आपके कलश समाधान के साक्ष्य मिले थे। कलश समाधान के साक्ष्य भी आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कलश समाधान क्या है। जैसे कि मृत्यु के तत्पश्चात उनकी अस्थियों को कलश में एकत्र करके रख लिया जाता है, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे? आप बोलेंगे सुतकोटदा से उसके साक्ष्य मिले हुए थे। दोस्तों जनरली जान लेते हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के औजार से अपरिचित थे। दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से अपरिचित थे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे धातु से अपरिचित थे। जब वो लोहे से अपरिचित थे तो उन्हें तलवार का ज्ञान नहीं था, इसीलिए आपका आंसर तलवार हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। तो कहीं ना कहीं जब लोथल यानी कि गोदीबाड़ा आपको मिला है, व्यापार के बहुत सारे साधन आपको मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इसका किसी ना किसी देश के साथ व्यापार किया जाता होगा, किसी न किसी धातु को लेकर। तो दोस्तों बात करते हैं कि किन वस्तुओं का व्यापार किस देश के साथ किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार। दोस्तों जो हेडिंग है वो है कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार, किन किन वस्तुओं का व्यापार किन किन देशों के साथ किया जाता था। आइए अब हम उनके बारे में जानते हैं। तांबा, तांबा का जो व्यापार था वो आपका बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान देशों के साथ किया जाता था। तथा बात करें कि चांदी तथा टिन, इन दोनों का व्यापार सेम देशों के साथ किया जाता था, इसीलिए इन दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं, बलूचिस्तान तथा ईरान। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं हम सोना की। सोना का व्यापार किसके साथ किया जाता था, तो ये था आपका कर्नाटक, बलूचिस्तान, ईरान। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम सीसा की। सीसा का व्यापार जो किया जाता था वो था आपका ईरान के साथ। ये कुछ वस्तुओं का व्यापार इन विदेशों के साथ किया जाता था। दोस्तों अब सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हम ओरली जान लेते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति विद्यमान थी। दूसरी चीज, सिंधु सभ्यता में स्त्रियों की मूर्तियां मिट्टी की बनी हुई अत्यधिक मात्रा में मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृ सत्यात्मक थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर, इधर से इधर तथा बाईं ओर से दाईं ओर, इधर से इधर। ठीक है, क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सिंधु सभ्यता में धरती की उर्वरा शक्ति, धरती की उर्वरा शक्ति या धरती को उपजाऊ की भूमि कहा जाता था, देवी के रूप में जानते थे, इसीलिए उसकी क्या होती थी, पूजा होती थी। यहाँ पर जिस पशु की पूजा करी जाती थी वो था कुबड़ वाला सांड, उसकी पूजा की जाती थी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, मेन टॉपिक जो हमारा है वो ये रहेगा कि सिंधु सभ्यता का विघटन किन कारणों से हुआ। दोस्तों जान लेते हैं उन कारणों के बारे में। दोस्तों सिंधु सभ्यता के विघटन के प्रमुख 4 कारण थे। ठीक है दोस्तों, पहला कारण, सिंधु सभ्यता के विघटन का मुख्य कारण ये था कि वहाँ संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाने से उसका विघटन हो गया। दूसरा, सिंधु सभ्यता के विघटन का मुख्य कारण ये था कि सिंधु सभ्यता में बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, विघटन हो गया। तीसरा, सिंधु सभ्यता के विघटन का मुख्य कारण था कि वहाँ पर संक्रमण रोग फैल जाने के कारण सिंधु सभ्यता का विघटन हो गया। चौथा, इसका मूल कारण माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का विघटन हो गया। इस तथ्य के जो समर्थक थे वो अमलानंद घोष थे। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। साथ ही मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।